नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह पर्यावरण अध्ययन का तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने संतुलित भोजन और विटामिन के ऊपर बनाया था। फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने लगभग 8-10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मृतजीवी पादप की परिभाषा से। मृतजीवी पादप क्या होंगे? नाम से स्पष्ट हैं कि मृत जीवांशों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करने वाले पादप मृतजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे कि कुंभी, फफूंद, छत्रक, ये 3 पादप हैं जो मृतजीवी पादप कहलाते हैं। अगला है परजीवी पादप। तो ऐसे पादप जो भोजन प्राप्ति के लिए अन्य जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर आश्रित रहते हैं, वे परजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे अमरबेल। तो अमरबेल जो पौधा है यह दूसरे पेड़ों पर या उनकी शाखाओं पर लिपट कर अपना जो है जीवन यापन करता है। तो यह परजीवी पादप हो गया है। उसके बाद हैं कीटभक्षी पादप। ऐसे पादप जो भोजन प्राप्ति के लिए कुछ कीटों को ग्रहण करके क्या करेगा, अपना भोजन ग्रहण करेगा। यानी कीटों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। एक है कलश पादप, एक है ड्रोसेरा। यह दोनों कीटभक्षी पादप हैं। उसके बाद हैं प्रकाश संश्लेषी पादप। प्रकाश संश्लेषी पादप वे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाने की गुण उनमें पाए जाते हो, तो वे प्रकाश संश्लेषी पादप कहलाते हैं। नीम, तुलसी, बरगद, गेहूँ, जितने भी फसलें वगैरह हैं वो सब प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। आगे देखते हैं, यदि 3 नंबर का प्रश्न पूछे कि संरक्षित क्षेत्र क्या है, तो आपको वह बताना है कि सरकार द्वारा वन्य जो जीव प्रजातियां हैं उनको नेचुरल आवास उपलब्ध कराने के लिए जिन क्षेत्रों का चयन किया जाता है वे संरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका क्या महत्व है, किस उद्देश्य से संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं? तो पहला है कि वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराना। दूसरा है वन्य जीवों की जो जैव विविधता है, उनकी जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। तीसरा, जिस स्थल पे वो रह रहे हैं उस प्राकृतिक स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना। यदि कोई भी एक जीव कम हो जाता है तो फिर पारिस्थितिकी जो तंत्र है वह नष्ट हो जाता है। उसके बाद है जीवों की प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना। किसी भी जीव की संख्या यदि कम हो जाए तो उसको दुर्लभ प्रजाति का जीव कहा जाता है। तो उसे दुर्लभ प्रजाति का जीव न बनाकर उसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए, इस उद्देश्य से यह संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। उसके बाद अगला है कि हमें आहार में संतुलित भोजन क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यदि हम आहार में संतुलित भोजन नहीं लेंगे और किसी पोषक तत्व या अवयव की हमारी कमी हो गई या कोई पोषक तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो उस स्थिति में हम जो है बीमार पड़ जाते हैं और हमें जो है कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं या किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से कोई बीमारी हो जाती है। तो इस वजह से हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न आता है कि किसी भवन के लिए चित्र या नक्शा दोनों में क्या अंतर है? तो जो चित्र होता है वह उस स्थिति को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वह दिखाई दे रही हैं। यानी एक्चुअल रूप में चित्र उस परिस्थिति को, उस स्थिति को जो है दर्शाता है जिस जिस स्थिति में एक्चुअल में कोई चीज़ होती है। जबकि नक्शा वह अमूर्त निरूपण है, यानी कि वह वास्तविक तो नहीं है किंतु वास्तविकता के लिए एक जो छोटा प्रारूप तैयार किया जाता है वह नक्शा कहलाता है। नक्शे में पैमाना बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि जो चित्र होता है उसमें पैमाना नहीं देखा जाता, वहाँ देखा जाता है नज़रिया। चित्र में हम त्रिविम को द्विविम में दिखाने के लिए तकनीकों का उपयोग करते हैं। त्रिविम को द्विविम में यानी कि 3D चीज़ों को 2D में कन्वर्ट करके यहाँ दिखाया जाता है, जबकि नक्शे में इसका उल्टा होता है। द्विविमीय को त्रिविमीय या त्रिविमीय आकृतियों को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके चित्र और नक्शे में अंतर प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि बेगर कौन हैं और सरकार इन बेगर लोगों के लिए क्या कर रही हैं? तो बेगर वो लोग कहलाते हैं जिनके पास अपना स्वनिवास के लिए कोई घर या आवास नहीं है। सरकार जो है इनको क्या करवाती हैं, क्या क्या करवा रही हैं? एक सस्ती दरों पे घर उपलब्ध करवा रही हैं, मकान बनाने के लिए ऋण दे रही हैं, उनको अनुदान देकर आर्थिक सहायता करके योजनाएं चलाकर उनको क्या कर रही हैं, बेघर से जो है उनको एक घर प्रदान कर रही हैं, आवास प्रदान कर रही हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मवेशियों के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार होता है दुधारू। दुधारू वे होते हैं जो दुग्ध उत्पादन में सहायता करते हैं, जैसे गाय और भैंस प्रमुख दुधारू पशु हैं। बैलों का जो है हम खेतों में हल जोतने के लिए, जुताई करने के लिए प्रयोग में उनका काम में हम उनको लेते हैं। बकरियां जो हैं इनके दूध से डेंगू जो आपके रोग हो जाता है उसके उपचार में इनका प्रयोग होता है। दूध से दही, छाछ, घी, मक्खन आदि तब प्राप्त होंगे जब दुधारू पशु दूध उत्पादन करेंगे। उसके बाद अगला है आपके प्रकार भारवाही पशु। भारवाही क्या होते हैं? जो वजन ढोने के लिए, भार ढोने के लिए काम में लिए जाते हैं, भारवाही कहलाते हैं। जैसे ऊंट, बैल, गधे, खच्चर आदि जो पशु हैं वो भारवाही पशु हैं। भारत में सर्वाधिक जो भार ढोने वाले पशु हैं राजस्थान में पाए जाते हैं, और ये पशु जो होते हैं तेज गर्मी को भी सहन कर लेते हैं, और कई दिनों तक इनको अगर पानी न भी मिले तो भी वो जो हैं काम कर सकते हैं। और तीसरे जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं मिश्रित या सामान्य जीव, जो इस उद्देश्य से नहीं पाले जाते ताकि आपको दुग्ध उत्पादन हो सके या वो भार ढो सके, वो किसी विशेष पर्पज से, उद्देश्य से पाले जाते हैं। जैसे भेड़ एवं सूअर, ये मिश्रित या सामान्य पशु हैं। भेड़ का हम ऊन उत्पादन में प्रयोग करते हैं, जबकि सूअर से जो है मांस उत्पादन किया जाता है। अगला देखते हैं, जैविक पर्यावरण किसे कहा जाता है। यदि पेपर में पूछे कि जैविक पर्यावरण क्या है, तो जैविक पर्यावरण वह है जो सजीव घटकों से बना होता है, जैसे हमारे आसपास के जीव, पेड़ पौधे और मनुष्य जिस पर्यावरण का हिस्सा है वह जैविक पर्यावरण है। और इनके अलावा जो निर्जीव पर्यावरण होगा उसे हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं। तो भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होगा? पर्यावरण का वह भाग जिसमें सजीवों के अलावा सभी पदार्थ, विकिरणें, गैस, वस्तुएं सब पाई जाएंगी, वो भौतिक पर्यावरण है। यानी कि हम कह सकते हैं भौतिक पर्यावरण में निर्जीव पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे भूमि, पर्वत, जल, गैसें, कोयला, रेलगाड़ी, सूर्य आदि जो हैं आपके भौतिक पर्यावरण का हिस्सा हैं। अब देखते हैं कि यदि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम बनाया जाए तो कैसा होना चाहिए, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। नंबर 1, पाठ्यक्रम में बच्चों के विभिन्न प्रकार के मूल्यों को विकसित करने के लिए जो है चीज़ें होनी चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए। नंबर 2, आपके यहाँ देखें हम विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो विषय वस्तु रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए। और उसमें रचनात्मकता कब आएगी? जब बच्चों को जिज्ञासा के लिए पोषण प्रदान किया जाएगा, उनको जानने की इच्छा रहे, ऐसे बच्चों को पाठ्यक्रम में बढ़ावा देने के लिए जो है चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा बिंदु क्या है कि विषय में जो है कई इकाइयाँ और कई प्रकरण होने की जगह एनसीईआरटी बेस्ड थीम होनी चाहिए, क्योंकि थीम बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वह काफ़ी मनोरंजक और रोचक होती हैं। तो जो इकाई और प्रकरण का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला है कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो विषय वस्तु हैं वो वास्तविक और मानसिक आयु के अनुसार मानसिक और वास्तविक आयु के अनुसार होना चाहिए। जैसे अगर 10 साल का कोई बालक है तो उसकी जो वास्तविक आयु है वो तो 10 वर्ष हो गई, और उसकी जो मानसिक आयु है वह भी उसी अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे को आप कॉलेज का पाठ्यक्रम दे रहे हैं या 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे को 10वीं का पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं। तो पाठ्यक्रम मानसिक और वास्तविक आयु के अनुसार होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों में ज्ञान निर्माण हो सके, इसके लिए उन्हें पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी वह उनको अवसर उपलब्ध कराए। ऐसा न हो कि उनमें सिर्फ सूचनाएं भरी जा रही हो, दिमाग में उनके सूचनाएं ठूसी जा रही हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम की विशेषताएं होनी चाहिए। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि रंगाई और छपाई में क्या अंतर है, तो आपको बताना है कि रंगाई वह है जहां हम प्राकृतिक और रासायनिक रंगों का प्रयोग करके कपड़ों को रंगते हैं, तो यह प्रक्रिया रंगाई कहलाती है। और इसमें घुलन विधि का प्रयोग किया जाता है, कच्चा और पक्का रंग कपड़ों पे चढ़ाया जाता है। छपाई क्या है? तो लकड़ी के यानी कास्ट के या एल्यूमिनियम के जो हैं विशेष आकृतियों के बने ठप्पे कपड़ों को रंगने के लिए काम में लिए जाते हैं। यह छपाई प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें बेल बूटे या विशेष डिजाइन के ठप्पे जो हैं लगाकर कपड़ों को आकर्षक बनाया जाता है। तो ये रंगाई छपाई में अंतर हो गया है। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि खाद्य संरक्षण क्या है, तो आपको बताना है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कई कारणों से खराब हो जाते हैं, और ये आवश्यक तब हो जाता है जब उनसे कोई विशेष रोग हो जाए। तो हमें खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए और वो लंबे समय तक खराब न हो, इसलिए कुछ विधियों का प्रयोग करना पड़ता है।
और यह जो प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाएगा, खाद्य संरक्षण कहलाएगी। और ये क्यों की जाती हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य तो ये है कि भोजन को खराब होने से बचाने और फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता रोकने के लिए खाद्य संरक्षण किया जाता है। नंबर 2, सूक्ष्म जीवों के संदूषण से बचाने के लिए, सूक्ष्म जीव भोजन को खराब न कर दे, इस चीज़ से बचाने के लिए आपके खाद्य संरक्षण किया जाता है। नंबर 3 है रोगजनक, कोई विशेष प्रकार का रोग पैदा कर दे, उनको मारने के लिए खाद्य संरक्षण आवश्यक हैं। अब इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, तो आप जो हमने बताया है इन विधियों को पेपर में लिख के आ सकते हैं। नंबर 1 है भोजन को पकाना। भोजन को पकाकर खाना भी एक विधि है। इस विधि में क्या होता है कि 275 से 350 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर जब भोजन को पकाया जाता है तो उसमें मौजूद जितने भी जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भोजन जो है संरक्षित हो जाता है और आपके खाने के लिए तैयार हो जाता है। अगला है पाश्चुरीकरण विधि। पाश्चुरीकरण विधि में क्या होता है कि कीटाणु को मारा नहीं जाता, बस उनकी वृद्धि को रोका जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि एक निश्चित ताप में पहले तो गर्म करेंगे और फिर उसमें तुरंत ठंडा किया जाता है, यानी कि एक निश्चित ताप पर गर्म करके चीज़ों को ठंडा करके हाथों हाथ पैक किया जाता है पैकेटों में, और इस विधि को पाश्चुरीकरण कहते हैं। यहाँ कीटाणुओं को मारा नहीं जाता, उनकी वृद्धि को रोका जाता है ताकि जो है संक्रामक बीमारी न फैल सके और जो दूध, बियर, शराब आदि जैसे पीने वाले पदार्थ इनको संरक्षित किया जा सके। तीसरी विधि है मुरब्बा या जेली बनाना। अब इसमें क्या क्या करना होता है, सबसे पहले तो खाद्य पदार्थ को एक निश्चित ताप पर गर्म करेंगे जिससे उसके कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। फिर तुरंत बाद उसमें जो है शक्कर की चाशनी को ऐड किया जाता है जिससे भोजन लंबे समय तक जो है मुरब्बे और जेली के रूप में सुरक्षित रहता है और वह स्वाद भी थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद अगली विधि है प्रशीतन विधि। प्रशीतन का मतलब होता है खाद्य पदार्थों को एक निश्चित और आर्द्र ताप पर ठंडा रखना जिससे फल और सब्जियां और अंडे, मछली वगैरह जो हैं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। यह प्रशीतन विधि कहलाती हैं। उसके बाद हिमीकरण विधि। हिमीकरण मतलब, हिम का मतलब होता है बर्फ़, यानी कि बर्फ़ जितना ठंडा रखने के लिए तापमान बहुत कम किया जाता है जिससे जीवाणु मुक्त वातावरण बन जाता है और खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रह जाते हैं। अंतिम विधि है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या करना होता है कि जल विहीन विधि, जिसमें खाद्य पदार्थों को जल से मुक्त किया जाता है, यानी सुखाया जाएगा धूप में और उनको धूप में सुखाकर उनका पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर को हम खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जैसे मेथी, सांगरी, आंवला, कच्चा आम, पुदीना, धनिया आदि को हम सुखा कर रखते हैं और फिर इनके पाउडर को या इनके छोटे छोटे टुकड़ों को आगे भविष्य में प्रयोग कर पाते हैं खाद्य संरक्षण विधि के माध्यम से। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं जो है कि समाज और समुदाय में क्या अंतर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, परिवार का निर्माण घर में रहने वाले सदस्यों से होता है और वो अनेक सारे परिवार मिलकर क्या बनाएंगे, वह अनेक सारे परिवार मिलकर समाज बनाते हैं। इस समाज में कई प्रकार के समुदाय हैं जिनसे ये समाज बना होता है, यानी समुदाय समाज का निर्माण करता है और समाज में कई सारे समुदाय हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है, समाज में हर धर्म के लोग रहते हैं, किंतु अगर हम समुदाय विशेष की बात करें तो समुदाय में एक विशेष प्रकार का जो है धर्म या जाति वाला व्यक्ति रह सकता है। समुदाय जो हैं एक जाति विशेष, एक व्यवसाय विशेष, एक कला विशेष या किसी विचारधारा को मानने वाला हो सकता है, किंतु समाज वह है जहाँ सभी जाति के लोग, सभी व्यवसाय करने वाले, सभी कला के लोग या सभी विचारधाराओं के लोग पाए जाते हैं। तो आपको आज के प्रश्न कैसे लगे, यह पीडीएफ आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली हैं।